हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में देख रहे थे ग्रामर स्ट्रक्चर्स पैटर्न्स के बारे में, आज हम लोग देखेंगे वर्ड पावर से रिलेटेड कुछ चीज़ों को कि किन किन बारीकियों पर हम लोग को ध्यान देना है। वर्ड पावर यानी कि वोकैबुलरी, तो वर्ड का स्टॉक कैसे होगा, तो इसमें हम लोगों को ध्यान देना होता है तीन तरह के शब्दों पर। एक हो गया बेसिक वर्ड्स, सेकंड हो गया सेकेंडरी लेवल वर्ड्स या सेकेंडरी वर्ड्स कह सकते हैं, और तीसरा एडवांस। यानी ये तीन चीजों पर हम लोग को ध्यान देना है, तीन तरह के शब्दों पर ध्यान देना। तो बेसिक वर्ड क्या है? बेसिक वर्ड है जो डे टू डे लाइफ में हम लोग बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए कि गो हो गया, हाउस हो गया, प्ले हो गया, इस तरह के शब्दों को जो डे टू डे लाइफ में हम लोग यूज करते हैं। सेकेंडरी वर्ड में वैसे शब्द आएंगे जिसमें एक शब्द के दो दो मीनिंग होने लगते हैं। जैसे इसमें हम लोग कह सकते हैं ऑब्लाइज, इफेक्ट, इस तरह के शब्दों को हम लोग ले सकते हैं। तीसरा है एडवांस लेवल। तो एडवांस लेवल थोड़ा टिपिकल वर्ड होता है। जैसे हम लोग इसमें कह सकते हैं लोक्वासियस, क्लेप्टोमैनिया, इस तरह के शब्दों को हम लोग इसमें ले सकते हैं। तो आपको ये तो सभी लोग जानते ही हैं, इस तरह के शब्दों पर आपको ध्यान देना है और इस तरह के शब्दों पर आपको ध्यान देना है। अब है कि इसमें मीनिंग पर ध्यान देना होता है कि मीनिंग क्या होगा। तो मीनिंग जो है, बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं कि जिसका केवल एक ही मीनिंग होता है। बहुत शब्द होते हैं जिसका मोर देन वन यानी एक से अधिक अर्थ होते हैं। तीसरा यह होता है कि जिसका कि एडियोमेटिक मीनिंग होता है, या यह कह सकते हैं कि फिगरेटिव मीनिंग होता है। तो इस पर हम लोग थोड़ा ध्यान दें कि वह किस तरह के शब्द होते हैं। तो देखते हैं, जैसे बेसिक वर्ड गो हो गया, तो गो मीन्स सभी लोग जानते हैं क्या होता है, जाना। प्ले मीन्स खेलना। हाउस मीन्स घर। ये सब शब्द आते हैं। दूसरा है मोर देन वन मीनिंग। एक तो हो गया कह सकते हैं कि वन मीनिंग, इसमें वन मीनिंग वाले शब्द जैसे कि हम लोग लिख देते हैं हाउस, गो, लाव, इस तरह के शब्द, इटिसेट्रा। दूसरा हो जाएगा मोर देन वन मीनिंग, यानी वैसे शब्द जिसके एक से अधिक अर्थ होते हैं। जैसे इसमें हम लोग एक एग्जाम्पल के तौर पर एक लिख सकते हैं ऑब्लाइज। ऑब्लाइज मीन्स क्या होता है? तो ऑब्लाइज का मतलब हो जाता है उपकार या उपकृत भी कह सकते हैं। और दूसरा मीनिंग क्या होता है ऑब्लाइज का? जैसे बाध्य करना, बाध्य करना। तो अब इस अर्थ में प्रयोग आप कर रहे हैं या इस अर्थ में प्रयोग कर रहे हैं, इस पर आपको ध्यान देना होगा। तीसरा जैसे है फिगरेटिव मीनिंग, या इसको यह भी कह सकते हैं कि एडियोमेटिक मीनिंग। तो फिगरेटिव मीनिंग क्या है? तो फिगरेटिव मीनिंग जैसे एक सिंपल वर्ड हम देते हैं आपको, जैसे कि काउ। अब काउ का मतलब क्या होता है? गाय। तो ये तो वन मीनिंग वाले वर्ड में आपका ध्यान जाएगा, लेकिन इसका जब फिगरेटिव मीनिंग या एडियोमेटिक मीनिंग में प्रयोग होगा तो इसका मीनिंग हो जाएगा वेरी जेंटल। वेरी जेंटल मतलब बहुत सीधा। जैसे हम लिखते हैं कि ही इज ए काउ, तो क्या आदमी गाय होगा? नहीं।
गाय के समान बहुत सीधा होगा। इट मीन्स दिस इज इक्विवेलेंट टू ही इज ए वेरी जेंटल मैन। ही इज ए काऊ का मीनिंग क्या हो जाएगा? ही इज ए वेरी जेंटल मैन। तो ये हो गया आपका क्या? फिगरेटिव मीनिंग। तो इस तरह से हम लोगों को इस तरह के शब्दों पर हम लोग को गौर करना है, ध्यान देना है। आप ये कहीं से भी इसको देख सकते हैं, ऐसे मेरी बुक में तो है ही, उसे भी देख सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि जो शब्द आते हैं तो उस शब्द से क्वेश्चन किस तरह से किए जाते हैं। जो भी शब्द दिए जा रहे हैं तो उन शब्दों से क्वेश्चन किस किस तरह से किया जाता है। तो जैसा कि कॉमन है आपको सिनोनिम्स और एंटोनिम, जो कि लगभग सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो ये भी जानना है कि जो सिनोनिम्स एंटोनिम्स है वो किन किस तरह से पूछा जाता है। तो वर्ड पावर का ही पार्ट है आपको सिनोनिम्स एंड एंटोनिम। तो यह दो तरह से पूछा जाता है। एक को हम कह देते हैं एब्सोल्यूट, दूसरे को कह सकते हैं रिलेटिव। यानी एब्सोल्यूट सिनोनिम्स एंटोनिम्स पूछा जाता है और रिलेटिव सिनोनिम्स एंटोनिम्स पूछा जाता है। तो एब्सोल्यूट जो है आपको एसएससी की परीक्षाओं में पूछी जाती है, क्लैट के एग्जाम में पूछा जाता है, एमबीए एग्जाम में पूछा जाता है, इस तरह से। रिलेटिव जो है या अदर स्टेट लेवल जो भी एग्जाम्स होते हैं, स्टेट लेवल एग्जाम्स, उसमें भी पूछा जाता है आपको एब्सोल्यूट सिनोनिम्स एंटोनिम। रिलेटिव किस में पूछा जाता है? तो वह आपको बैंक की परीक्षाओं में पूछी जाती है, चाहे वह बैंक क्लर्क हो या बैंक पीओ हो या कोई भी सेक्शन ऑफिसर का हो। दूसरा है इसमें आप रिलेटिव पूछा जाता है सीडीएस में, डिफेंस में आपको एनडीए में भी पूछा जाता है। एसएससी में आजकल कुछ कुछ पूछा जाने लगा है इससे भी क्वेश्चन। तो आपको ध्यान देना है कि दिए हुए एग्जाम में आपको एब्सोल्यूट पूछा जा रहा है कि रिलेटिव पूछा जा रहा है, क्योंकि एक शब्द के अनेकों मीनिंग होते हैं। तो एब्सोल्यूट पूछा जाएगा तो एग्जैक्ट मीनिंग पूछा जाता है, और रिलेटिव पूछा जाता है तो वह या तो किसी सेंटेंस में यूज कर दिया जाएगा, या यूं कह लीजिए कि किसी पैराग्राफ में दिया हुआ रहेगा, उसको अंडरलाइन कर करके पूछा जाएगा कि इसका सिनोनिम्स क्या है या एंटोनिम क्या है। तो सिनोनिम्स क्या है कि उस पैसेज में या दिए हुए सेंटेंस में जिस अर्थ में यह शब्द प्रयोग हुआ रहेगा उसी अर्थ के समानार्थक या विपरीतार्थक यानी सिनोनिम्स या एंटोनिम्स आपको देखना होगा। ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट जो वर्ड आ रहा है वही हम दे दें तो गलत हो जाएगा। उसका किस अर्थ में प्रयोग उस दिए हुए सेंटेंस में किया गया है उसके समानार्थक शब्द को आपको देखना है, या उसके विपरीतार्थक शब्द को यानी एंटोनिम को देखना है, और तब आपको आंसर टिक करना है। अगर केवल वर्ड देख करके आप क्वेश्चन पेपर पर और ऑप्शन पर जाएंगे तो हो सकता है कि उसमें आपका पहला ऑप्शन ही सही लगे, क्योंकि वो एक्चुअली दिया जाता है एब्सोल्यूट, जो कि कंफ्यूजिंग होता है। लोग समझते हैं कि हाँ यही होगा, अब होता भी है तो, लेकिन उसका तो सिनोनिम्स होता है लेकिन रिलेटिव नहीं होगा। रिलेटिव होगा कि उस सेंटेंस में किस अर्थ में प्रयोग किया गया है। जैसे हम दोनों का एक एक एग्जाम्पल आपको देके समझा दे रहे हैं। पहले हम लोग एब्सोल्यूट के बारे में जैसे देखते हैं कि जैसे मान लीजिए कि आपको एक वर्ड दे दिया गया है, मान लीजिए कि वर्ड है आपको विगाई, और इसका सिनोनिम आपको पूछा जा रहा है। कौन सिनोनिम? रिलेटिव नहीं बल्कि एब्सोल्यूट। तो इसका मीनिंग क्या होगा ये आपको ध्यान देना होगा। अब इसके लिए हम आपको ऑप्शन देते हैं, जैसे प्रोवोक, गुड, काजोल, और एक दे देते हैं आपको करप्ट। अब है कि अब इसका सिनोनिम क्या होता है? एग्जैक्ट आपको इसका उल्टा देखना होगा, समानार्थक देखना होगा। तो विगाइल मतलब क्या होता है? बोलिए। विगाइल का मतलब होता है धोखा देना,
यानी टू चीट। अब काजल का मीनिंग क्या होता है? फुसलाना। फुसलाना मीन्स चीट। तो ये आपका समानार्थक शब्द इस दिए हुए ऑप्शन में आपको हो जाएगा सी, यानी सिनोनिम क्या हो जाएगा? विगाइड का काजल। और ऐसे भी आप देख सकते हैं कि प्रोवोक मीन्स होता है उकसाना, गुड मीन्स अच्छा, करप्ट मीन्स भ्रष्ट करना। तो देखने में लगता है कि करप्ट भी हो सकता है, तो वह हो सकता था कब? जब यह एब्सोल्यूट नहीं रिलेटिव में पूछा जाता और सेंटेंस में उस तरह से उसका अर्थ में प्रयोग किया जाता। तो इस दिए हुए ऑप्शन में आपको काजल सही उत्तर होगा। अब हम लोग रिलेटिव को देखते हैं। रिलेटिव सिनोनिम एंड एंटोनिम, इसको भी कैपिटल कर दे रहे हैं। तो रिलेटिव सिनोनिम्स एंटोनिम्स क्या है? तो रिलेटिव सिनोनिम्स एंटोनिम्स यह होता है कि बहुत सारे एग्जाम में आपको एक सेंटेंस में वर्ड दे दिया जाएगा और उस एक वर्ड को इटैलिक कर दिया जाए या बोल्ड कर दिया जाए, या यह कह सकते हैं कि उसको अंडरलाइन करके दिया जाता है। ये तीन तरह से दिया जाने का एग्जाम में तरीका है। तो इटैलिक्स करके दिया जा रहा है तो, या बोल्ड करके दिया रहे या अंडरलाइन करके दिया रहे, उसमें दिया हुआ रहता है कि आपको उस सेंटेंस में उस शब्द का किस अर्थ में प्रयोग हुआ है उसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को चुनना होता है। जैसे एक हम छोटा सा एग्जांपल दे देते हैं। देते हैं कि हर लैंग्वेज इज क्वाइट ट्रांसपेरेंट, और मान लीजिए कि इसी को हम अंडरलाइन कर दिए, ट्रांसपेरेंट को हम अंडरलाइन कर दिए। अब इसके लिए हम आपको ऑप्शन दे रहे हैं कि अब इस सेंटेंस में इस अर्थ का, इस शब्द का क्या अर्थ होगा, आपको चुनना है सिनोनिम। जैसे हम दे रहे हैं ए ऑप्शन विजिबल, बी ऑप्शन लूसिड, तीसरा यानी सी क्लियर, और डी में दे रहे हैं गुड मान लीजिए। तो बहुत साधारण सारे शब्द हैं। अब आपको देखना है कि इसमें कौन सा सही होगा। तो एक्चुअली ट्रांसपेरेंट का मीनिंग क्या होता है? ट्रांसपेरेंट का मीनिंग होता है स्पष्ट। तो किस तरह का स्पष्ट? जो इस पार से उस पार दिखाई दे, नहीं तो इस पार यानी पारदर्शक। ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या हुआ? पारदर्शक। तो अब यहां पर ट्रांसपेरेंट तो विजिबल हो गया पारदर्शक। तो लेकिन अब इस वाक्य में हर लैंग्वेज इज क्वाइट ट्रांसपेरेंट, तो उसका पारदर्शक का मतलब क्या है? साफ स्पष्ट है उसका लैंग्वेज। तो अब इस दिए हुए ऑप्शन में आपका सही आंसर होगा सी क्लियर। जबकि ये सब क्या है? मिलते जुलते शब्द हैं, एक दूसरे से अर्थ सारे के मिल रहे हैं, लेकिन इस दिए हुए सेंटेंस में यहां पर इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? क्लियर होगा। तो इसको हम लोग कहते हैं रिलेटिव सिनोनिम। अगर इसका विपरीतार्थक पूछा जाता तो वह विपरीतार्थक रहता, यानी एंटोनिम रहता। तो इसी तरह से आपको बैंकिंग एग्जाम में जो पैसे जो कंप्रीहेंशन के लिए दिया हुआ रहता है, उसमें कुछ शब्दों को बोल्ड करके दिया जाता है, यानी मोटा से लिख दिया जाता है, और इसी तरह का आपको ऑप्शन मिलता है। 4-5 ऑप्शन रहते हैं बैंकिंग में जनरली। तो 5 ऑप्शन जब दिए हुए रहेंगे तो पांचों ऑप्शन उसमें 2-3 शब्द सिनोनिम ही होता है, माने समानार्थक ही होता है, सब एक दूसरे से मिलते रहते हैं। लेकिन अब आपको उस कंप्रीहेंशन में, उस पैसेज में किस अर्थ में वह शब्द प्रयोग हुआ है, उसके अर्थ के अनुसार आपको जाकर के वहां पर ऑप्शन में चुनना होगा कि उसका समानार्थक शब्द वहां पर क्या हो रहा है। जैसे कि एक छोटा सा सेंटेंस में हम आपको अभी दिए थे, उसी तरह से उसमें पूरे पैसेज के मीनिंग पर ध्यान देते हुए आपको चुनना होता है। तो पैसेज तो लिखना यहाँ संभव नहीं है, ऐसे आप सभी लोग समझ ही रहे होंगे। तो इसको हम लोग कहते हैं रिलेटिव सिनोनिम्स एंड एंटोनिम। तो रिलेटिव सिनोनिम्स एंटोनिम्स के बाद अब हम लोग देखते हैं
वर्ड से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, वह इकोनॉमी ऑफ वर्ड से रहता है। क्या रहता है? इकोनॉमी ऑफ वर्ड। जनरली एसएससी की परीक्षाओं में ज्यादा पूछा जाने लगा है, बैंक पीओ में भी अब पूछा जाता है। तो इकोनॉमी ऑफ वर्ड्स, इकोनॉमी ऑफ वर्ड्स जिसको कि आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी अनेक शब्दों के बदले एक शब्द। तो इस तरह का स्टेट क्वेश्चन रहता है और आपसे पूछा जाता है कि जो एक सेंटेंस में दिया हुआ है वह किस अर्थ में एक शब्द होगा। जैसे हम देते हैं ए मैन हु इज एक्सेसिव सेल्फिश, मान लीजिए ए मैन हु इज एक्सेसिव सेल्फिश। अब इसके लिए आपको एक शब्द चुनना है कि एक शब्द, तो एक शब्द में इसका आंसर क्या होगा? बोलिए। इगोइस्ट। क्या होगा? इगोइस्ट। इगोइस्ट का मतलब क्या हुआ? अहंकारी। नहीं, उसी तरह से द क्वालिटी ऑफ having excessive measures, मान लीजिए कि हम दे दे रहे हैं एक्सेसिव मेजरनेस। अब इसका मीनिंग क्या हुआ? वह गुण जो कि मेजरनेस मीन्स क्या हुआ? कंजूसी। तो कंजूस आदमी को क्या कहते हैं? जो कम से कम खर्च करता हो। एक्सेसिव मतलब बहुत ज्यादा कंजूस हो। वह क्वालिटी रखने वाले आदमी को क्या कहते हैं? तो उस क्वालिटी को क्या कहेंगे? क्वालिटी आदमी नहीं बल्कि क्वालिटी को पूछ रहा है, तो उसको क्या कहा जाता है? हम लोग क्या कहते हैं? क्योंकि बड़ी कंजूस आदमी है, नहीं बहुत बचाता है, तो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? पार्सिमनी। उसके लिए एक शब्द क्या होगा? पार्सिमनी। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, इस तरह से शब्द आपको एग्जाम में पूछा जाता है। एक और हम एग्जाम्पल देते हैं, ए मैन ऑफ हाई सेंस ऑफ प्राउड। ए मैन ऑफ हाई सेंस ऑफ प्राउड। ए मैन ऑफ हाई सेंस ऑफ प्राउड, तो उसको क्या कहेंगे? बहुत ज्यादा घमंड रखता हो, उसको हम लोग कहते हैं बड़ी जिद्दी आदमी, बहुत हठी आदमी है, तो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो स्टबर्न। तो इस तरह से इकोनॉमी ऑफ वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आपको एसएससी में तो जरूर ही पूछा जाता है, एसएससी के एग्जाम में, तो वो आपको याद करना होगा। इकोनॉमी ऑफ वर्ड्स यानी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन चैप्टर जो इंपॉर्टेंट है, जो पूछे जाते हैं, उसको मैंने अपने बुक जो कि परफेक्ट कॉम्पिटिटिव इंग्लिश के नाम से दिखती है, सिर्फ बहुत सारी किताबें हैं, सबों में है, लेकिन उसमें कलेक्शन इसका कुछ तरीके से दिया हुआ है ताकि वह 90 to 95% वर्ड्स को कवर करेगा। कभी कभी तो 100% वर्ड को कवर कर जाता है, वो बात अलग है। 1-2% एक आध शब्द नया भी पूछा जा सकता है, नहीं भी पूछा जाएगा तब तो इससे आपको 100% बना लेंगे, अगर याद रहेगा तब। तो इन सब शब्दों का कलेक्शन करके एक जगह संग्रह करके इंपॉर्टेंट जो वर्ड्स हैं जो पूछे जाते हैं उसको दे दिए हैं, उसको आप लोग याद कर जाएंगे। मैं बोर्ड पर कितना लिख पाऊंगा, ठीक है। एक और एग्जाम्पल, दैट विच कैन नॉट बी वन। दैट विच कैन नॉट बी वन, तो उसको क्या कहेंगे? दैट विच कांट बी वन, जिसको जीता नहीं जा सके, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? हिंदी में अजेय कहते हैं, इंग्लिश में उसको कहते हैं इनविंसिबल। इनविंसिबल हिंदी में क्या कहते हैं? अजेय।
जो जीता नहीं जा सके। हम लोग देखेंगे एडियम्स एंड फ्रेजेस। इससे भी क्वेश्चन आजकल बहुत पूछा जाने लगा है, एडियम्स एंड फ्रेजेस से। पहले ये एसएससी में पूछा जाता था, अब जो है कि बैंक पीओ या ऑफिसर्स लेवल जो भी एग्जाम होते हैं उसमें धड़ल्ले से इस तरह के 5-7 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो एडियम्स एंड फ्रेजेज में हम पहले देखते हैं कि ये फ्रेज का ही पार्ट होता है। फ्रेज के अंतर्गत एडियम्स भी आता है, फ्रेजल वर्ब भी आता है। तो जैसे फ्रेजल वर्ब आजकल ज्यादा पूछा जाने लगा, इसलिए हम लोग थोड़ा इसको देख लें। फ्रेजल वर्ब, तो फ्रेजल वर्ब क्या है कि इसमें कॉमनली यूज वर्ब दिए हुए रहते हैं। जैसे हम कहते हैं कि इसमें एक आपको वर्ब रहेगा और एक प्रीपोजिशन, और इस वर्ब के बेसिक मीनिंग को चेंज कर देगा। जब यह प्रीपोजिशन लगेगा तो यह वर्ब का मीनिंग नहीं निकलेगा, वह कुछ दूसरा मीनिंग देने लगेगा। तो इस शब्द समूह को हम लोग कहेंगे फ्रेजल वर्ब, या वर्ब और एडवर्ब रहता है, यानी एक वर्ब रहेगा और एक एडवर्ब रहेगा। यहां भी वही बात है कि इसके बेसिक मीनिंग से चेंज होकर के वह शब्द समूह अर्थ देने लगेगा। या वर्ब प्लस एडवर्ब प्लस प्रीपोजिशन, तो ये भी वही चीज है। ये भी क्या है, फ्रेजल वर्ब है। ये बेसिक मीनिंग जो वर्ब का जो होता है वह आपको अर्थ नहीं देगा, वह कुछ दूसरा अर्थ देने लगेगा, उससे हट करके अर्थ देने लगेगा, और वह जो अर्थ होगा वह क्या कहलाएगा, वह शब्द समूह को हम लोग क्या कहेंगे, फ्रेजल वर्ब कहेंगे। यानी द फ्रेजल वर्ब इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच कंटेन्स ए वर्ब एंड ए प्रीपोजिशन और ए वर्ब एंड एन एडवर्ब, और यू मे से a verb, an adverb and a preposition, and it gives some peculiar meaning. तो ऐसे शब्द समूह को हम लोग कहते हैं फ्रेजल वर्ब। तो ये जो फ्रेजल वर्ब जो पूछे जाते हैं आजकल परीक्षाओं में, तो स्टेट पूछा जाता है या सेंटेंस में यूज कर दिया जाएगा फ्रेजल वर्ब को, अंडरलाइन कर करके, जिस तरह से आपको सिनोनिम्स एंटोनिम्स बता रहे थे, अंडरलाइन करके उसके अर्थ को पूछा जाता है। तो 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, अब ये बताइए कि उसमें से उसका कौन सा अर्थ होगा उस फ्रेजल वर्ब का। जैसे तो देखिए फ्रेजल वर्ब पर थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि तो एक से दूसरा प्रीपोजिशन जैसे ही लगता है वह मीनिंग को चेंज कर देता है। तो जैसे एक कॉमन वर्ड में हम लोग ले लेते हैं, मान लीजिए कि लुक शब्द लुक है, तो अब लुक में डिफरेंट प्रीपोजिशन लगेगा, तो डिफरेंट। लुक मींस क्या होता है, देखना, तो देखने का अर्थ में नहीं होगा। जैसे हम इसमें मान लीजिए कि हम इनटू लगा दिए, तो अब आपका फ्रेजल वर्ब क्या बन गया, लुक इनटू। तो लुक इनटू का क्या अर्थ होगा, लुक इनटू का हो जाएगा जांच पड़ताल करना, यानी इन्वेस्टिगेट। इसे हम लिख देते हैं जांच पड़ताल करना। तो लुक इनटू का मीनिंग हो जाएगा जांच पड़ताल करना। ऐसे लुक का शाब्दिक अर्थ क्या हो रहा था, देखना हो रहा था। अब हम दे देते हैं इसमें थ्रू लगा देते हैं, लुक थ्रू। अब लुक थ्रू का मीनिंग क्या होगा कि किसी माध्यम से देखना। यहां लुक थ्रू का मीनिंग हो जाएगा आपको, बोलिए, कोई चीज को दोहराना, रिपीट करना, रिवाइज करना, यानी लुक थ्रू का मीनिंग हो जाएगा दोहराना, यानी टू रिवाइज। उसी तरह से अगर हम इसमें आफ्टर लगा दिए, AFTER, लुक आफ्टर, तो लुक आफ्टर का मीनिंग क्या हो जाएगा, लुक आफ्टर का मीनिंग हो जाएगा देखभाल करना। क्या हो जाएगा, देखभाल करना, टेक केयर ऑफ, देखभाल करना, जिसको आप इंग्लिश में कह सकते हैं टेक केयर ऑफ। तो इस तरह से देखें कि अलग अलग शब्द लग गया, अलग अलग प्रीपोजिशन एडवर्ब लग गया, तो क्या हो जाता है, जैसे लुक फॉर, एक दूसरा बता रहे हैं लुक फॉर। लुक फॉर का मतलब क्या होगा, खोजना, ढूंढना।
लुक फॉर मीन्स खोजना या ढूंढना। उसी तरह से डिफरेंट ऐसे एक इंपॉर्टेंट है जो हम आपको बता दें, लुक डाउन ऑन या अपॉन भी रहता है। लुक में लग गया क्या, डाउन ऑन या डाउन अपॉन। अब इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, लुक डाउन ऑन या डाउन अपॉन का, तो लुक डाउन ऑन या लुक डाउन अपॉन का मीनिंग हो जाएगा घृणा की दृष्टि से देखना। देखना नहीं, घृणा की दृष्टि से देखना, या घृणा करना भी कह सकते हैं, डिस्पाइज। घृणा की दृष्टि से देखना। अब इसका अर्थ हो जाएगा घृणा की दृष्टि से देखना। तो इस तरह से देख रहे हैं कि डिफरेंट शब्द लग रहे हैं, डिफरेंट प्रीपोजिशन लग रहे हैं, तो इस शब्द का मीनिंग चेंज हो जा रहा है, कुछ और हो जा रहा है, एक और अप भी लगता है इसमें। तो लुकअप का मतलब भी खोजना ही होगा। एक्चुअली डिक्शनरी वगैरह में जो हम लोग वर्ड जो ढूंढते हैं उसके लिए हम लोग जनरली लुकअप का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से हो गया लुकअप। लुक फॉर का मतलब खोजना, एक लुक अप में लुक अप टू लगा दिया, मान लीजिए अप भी रहे और टू भी रहे, लुक अप टू। तो लुक अप टू का मीनिंग क्या हो जाएगा, इज्जत करना, रिस्पेक्ट देना, इज्जत करना। तो इस तरह से आपको ये सब याद रखना पड़ेगा। इसे सेंटेंस बनाइए घर पर, अपने सीनियर से, अपने जो भी टीचर हो उनसे दिखलाइए सेंटेंस। केवल याद करने से नहीं होगा, याद करके इस पर सेंटेंस 5-5, 7-7 सेंटेंस बनाइए, दिखाइए और उससे करेक्शन कराइए कि हाँ ये सही है कि नहीं। तो इन शब्दों को देखिए। एक और हम वर्ड दे देते हैं, जैसे गिव। मान लीजिए गिव शब्द है, गिव। गिव मतलब क्या होता है, देना होता है। तो ये तो वर्ब हो गया, गिव मीन्स देना। अब हम इसमें अप लगा दिए, गिव अप, तो इसका मीनिंग हो जाएगा त्यागना या त्याग देना, अबैंडन जिसको कहते हैं, अबैंडन त्याग देना, त्यागना। अगर हम इसमें प्रीपोजिशन इन लगा दिए, तो अगर इन लगा दिए तो उसका क्या हो जाएगा, समर्पण कर देना, सरेंडर, समर्पण करना, यानी टू सरेंडर। उसी तरह से हम लोग गिव अवे कहते हैं, गिव आउट कहते हैं, तो अलग अलग मीनिंग होता है। तो गिव अवे, गिव आउट का मीनिंग क्या होगा, दे डालना, कोई चीज दे देना। गिव आउट या गिव अवे यानी देना, दे डालना। इस तरह से डिफरेंट प्रीपोजिशन लग के अलग आता है। इस तरह से ये वर्ड होते हैं कॉमन, लुक हुआ, गिव हुआ, सी हुआ, ईयर हुआ। तो ये सब शब्द बहुत कॉमन होते हैं और उन शब्दों का आपको याद रखना है। और सारे फ्रेजल वर्ड को याद करके, सिर्फ याद करने से नहीं होगा, इसे सेंटेंस बनाइए तो परफेक्शन आएगा। और जैसे जैसे परफेक्शन आएगा वैसे वैसे जो है कि आपका पकड़ इंग्लिश पर बनते चला जाएगा। अगर याद नहीं रखेंगे तो फिर प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। तो ये हुआ आपका फ्रेजल वर्ब। तो ये सब फ्रेज का ही रूप है। उसी तरह से एडियोमेटिक एक्सप्रेशन जो आते हैं, एडियम से जो तैयार होते हैं, उसको भी आपको ध्यान रखना है, कुछ याद रखना है, क्योंकि वो भी आपको एसएससी के एग्जाम में पूछा जाता है, या बैंक पीओ, सेक्शन ऑफिसर्स वगैरह के एग्जाम में पूछा जाता है। तो अब हम लोग देखते हैं कि एडियम्स क्या है। तो फ्रेजल वर्ब में जैसा कि आपने देखा कि फ्रेज वर्ब में एक प्रीपोजिशन या एडवर्ब प्लस प्रीपोजिशन लगा हुआ रहता है। तो इडियम में एक्चुअली कॉमनली यूज वर्ड्स दिए हुए होते हैं, कॉमनली यूज वर्ड्स। कोई बहुत डिफिकल्ट वर्ड उसमें नहीं रहता है, लेकिन उस वर्ड का अर्थ नहीं होता, उसका पिक्यूलियर अर्थ होता है, एक विशेष अर्थ होता है। अब इसमें जो शब्द रहते हैं, जैसे आई हो गया, म्यूजिक हो गया, ईयर हो गया, टूथ हो गया, ये सब शब्द इसमें रहते हैं। माइंड, हाउस, टंग, ये सब माइंड, हाउस, टंग, ये सब शब्द किसका अर्थ आप लोग नहीं जानते हैं, सबका अर्थ जानते हैं। जैसे हैंड, नोज, हैंड,
नोज इत्यादि। तो ये सब कॉमनली यूज वर्ड्स हैं। यही जो है कि उस फ्रेज में इन शब्दों का यूज रहता है और उसके अर्थ को पिकुलराइज कर देता है, एक खास अर्थ देने लगता है वह पूरा फ्रेज। तो उसको हम लोग कहते हैं कि वह क्या है, एक इडियम है। और उस एक्सप्रेशन को हम लोग कहते हैं कि वह आइडियोमेटिक एक्सप्रेशन है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आपको केवल दे रहे हैं, ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। जैसे मान लीजिए कि दिया हुआ है टू फेस द म्यूजिक, टू फेस द म्यूजिक, मान लीजिए कि यही आपको इडियम दिया हुआ है। तो टू फेस द म्यूजिक का मतलब क्या हुआ कि म्यूजिक का सामना करना, यह होगा? बोलिए नहीं। टू फेस द म्यूजिक का मीनिंग हो जाता है डांट फटकार का सामना करना। क्या चीज? डांट फटकार का सामना करना। अब इसका टू फेस द म्यूजिक का अर्थ हो जाएगा डांट फटकार का सामना करना, यानी टू फेस रिप्रोच। इंग्लिश में अगर आप लिखना चाहते हैं तो इसका मीनिंग हो जाएगा टू फेस रिप्रोच, मतलब डांट फटकार का सामना करना। उसी तरह से ए बर्ड्स आई व्यू, ये बर्ड्स आई, देखिए आई शब्द आ गया, इसमें म्यूजिक शब्द आ गया है। तो कॉमनली यूज वर्ड्स जो है कि इसमें रहते हैं और इसके मीनिंग को चेंज कर देते हैं पूरे फ्रेज के। तो ए बर्ड्स आई व्यू का मीनिंग क्या हो जाता है? ए बर्ड्स आई व्यू का मतलब सामान्य दृष्टि, साधारण दृष्टि, यह कह सकते हैं साधारण दृष्टि। तो ए बर्ड्स आई व्यू का मीनिंग होता है साधारण दृष्टि। तो अब क्या बर्ड्स आई व्यू का मतलब क्या चिड़िया का आई व्यू? नहीं, एक आदमी का सामान्य दृष्टि। तो इस तरह से इसके मीनिंग को चेंज कर देता है। एक कॉमन एडियम है स्लिप ऑफ टंग, जो हम लोग यूज करते हैं बोलचाल की भी भाषा में। तो स्लिप ऑफ टंग का मतलब क्या होता है? उसमें टंग शब्द आ गया, स्लीप ऑफ टंग, स्लीप ऑफ टंग मान लीजिए। तो ये भी क्या है? एक इडियम है। तो स्लीप मतलब जुबान फिसल जाना। क्या इसका मीनिंग हो जाता है? जुबान फिसल जाना। तो जुबान फिसल जाना का अर्थ क्या हुआ? जुबान फिसल जाना का मतलब बोलिए, यानी कि जो बोलते हैं हम लोग तो अनजाने में कुछ भूल हो जाती है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? जुबान उसका फिसल गया है। ठीक है, यानी कह सकते हैं कि बोलने में अनजाने में हुई भूल, यह भी कह सकते हैं कि बोलने में अनजाने में हुई भूल। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्लिप ऑफ टंग कहते हैं। उसी तरह से वाइल्ड गूज चेस है, वाइल्ड गूज चेस, इसका मीनिंग क्या होगा? इसका मीनिंग होता है निरर्थक प्रयास, मतलब ऐसा एफर्ट जिसका कोई रिजल्ट नहीं। तो इसको कहते हैं हम लोग वाइल्ड गूज चेस, निरर्थक प्रयास। तो ये सब क्या है? किसके एग्जाम्पल है? तो इडियम्स है। तो ये सब भी आपको याद करना है। फिर हम वही बात दोहराएंगे कि मिनिमम जो दिया हुआ उसको आप लोग याद कर लें। उसके बाद आप देखें कोई एग्जाम में या कोई एग्जाम का क्वेश्चन सॉल्व करके कि आपसे बनता है कि नहीं बनता है। कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर, मान लीजिए हम देते हैं कीप द वुल्फ, कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर, मान लीजिए ये। तो कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर, ये अभी क्या हुआ? एक फ्रेज हुआ। तो इस फ्रेज को हम लोग क्या करें? फ्रेज का डेफिनेशन क्या होता है कि एक से अधिक शब्द होते हैं और उसका कुछ ना कुछ अर्थ निकलता है। तो ये भी हुआ फ्रेज, लेकिन यह इडियम क्यों कहला गया कि इसका कुछ ना कुछ नहीं, एक पिक्यूलियर अर्थ होता है। तो इसका मतलब कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर, यानी भूखमरी दूर रखना। इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा भूखमरी दूर रखना। इस तरह से भूखमरी दूर रखना। तो ये क्या हुआ? कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर, इसका मीनिंग हो जाएगा भूखमरी दूर रखना। ठीक है, कोई दिक्कत?
तो ये सब चीज समझ रहे हैं, तो ये सब चीज याद करने वाला है। अब देखिए कि कुछ क्लोज वर्ड्स पूछते हैं, क्लोज पैसेज में कुछ क्लोज वर्ड्स रहते हैं, तो उस क्लोज वर्ड्स पर आपको ध्यान देना होगा। तो क्लोज वर्ड्स के बारे में हम आपको बतला रहे हैं कि क्लोज वर्ड्स जो है क्या होता है। तो ये सब किस पार्ट के अंतर्गत आएंगे? वर्ड्स पावर के ही अंतर्गत आएंगे। तो ये सब भी क्या है फ्रेज, याद रखेंगे तो इसका डे टू डे लाइफ में यूज होगा, स्पोकन में यूज होगा, रिटन में यूज होगा, आपके एकेडमिक एग्जाम में भी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी, यानी सब जगहों पर यूज होगा। तो इसको याद करें। हालांकि आप लोग के गुरुजी बचपन से कहते होंगे कुछ शब्द को याद करने के लिए, तो आप लोग तो हंसी मजाक में उसको निकाल दिए, ध्यान नहीं दिए, लेकिन अब जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने आए हैं तो आप लोगों को इस सब चीजों पर ध्यान देना होगा। अब देखेंगे थोड़ा क्लोज वर्ड्स के बारे में। क्लोज वर्ड्स, तो क्लोज वर्ड्स यानी कहने का मतलब है कि जो सिनोनिम होता है, तो समानार्थक में तो काम आ जाता है, लेकिन एग्जैक्ट क्या नहीं। तो क्लोज, जो आप लोगों को क्लोज पैसेज पूछा जाता है, तो क्लोज पैसेज में क्या रहता है कि एक पैसेज, एक पैराग्राफ दिया हुआ रहता है, उसमें 5 से 10 खाली स्थान दिए हुए रहते हैं, और उस खाली स्थान के लिए सभी के लिए 4 या 5 ऑप्शन आपको दिए रहते हैं। तो उस पैसेज के अर्थ को देखते हुए उस ऑप्शन से एक शब्द को चुनना होता है ताकि वह पैसेज मीनिंगफुल हो जाए। तो उसके मीनिंग पर आपको ध्यान देना होगा। तो इसमें 2 तरह के शब्द रहते हैं। एक रहता है कि मोस्टली क्लोज वर्ड्स और सिचुएशन वर्ड। इसमें रहता है मोस्टली क्लोज वर्ड्स रहते हैं, बहुत नजदीक की मीनिंग लिए हुए रखते हैं। अब कुछ सिचुएशन वर्ड्स रहते हैं, सिचुएशन वर्ड्स। तो सिचुएशन आपको पता चलेगा, उस पैसेज को पढ़ करके उसका अर्थ समझिएगा, तब उससे आपको पता चलेगा। तो आपको क्लोज वर्ड्स पर भी ध्यान देना होगा और सिचुएशनल वर्ड्स पर भी ध्यान देना होगा। तो क्लोज वर्ड्स में क्या है? क्लोज वर्ड्स में आपको ध्यान देना है, जैसे कि देखिए एक सिंपल वर्ड देते हैं कि किल। किल मतलब बोलिए, किल है, मर्डर है, सफोगेट है, ये सब क्या है? एक दूसरे के समानार्थक में जाते हैं। स्लेन है, ये भी कह सकते हैं, बुचर आउट। तो सब का मोर और लेस मीनिंग मिलता जुलता है। तो किल का मीनिंग क्या होगा? एक एसेसिनेट भी होता है, यहीं पर लिख देते हैं एसेसिनेट। तो किल का मतलब क्या होता है जानते ही हैं। अब देखिए सब समानार्थक हैं, लेकिन अब क्लोज पैसेज में किस अर्थ में दिया हुआ है, इस तरह के शब्दों पर आपको ध्यान देना होगा, गौर करना होगा। जैसे किल का मतलब होता है मारना, जान से मार देना नहीं, ऐसे। अब मर्डर है, मर्डर का मतलब भी तो वही जान से मारना ही होता है, लेकिन किस चीज को, उसको किलिंग और मर्डर में अंतर है। जैसे गैर कानूनी हथियार से मारना, गैर कानूनी हथियार से मारना, उसको हम लोग मर्डर कहें। गैर कानूनी हथियार से मारना वह हो जाएगा मर्डर। सफोगेट, अब सफोगेट का मतलब भी मार देना होता है। तो सफोगेट का मीनिंग जैसे किसी का गला दबा करके मार देना, यानी कि गला घोंट कर मारना। सफोगेट का मतलब भी मारना ही होगा, लेकिन गला घोंट कर, यानी दम घुटने से जिसकी मृत्यु हो जाए उसको दम घुटा दीजिए, तो उसको क्या कहेंगे कि सफोगेट कहेंगे। वहां किलिंग नहीं, मर्डर नहीं, क्या कहेंगे? सफोगेट कहेंगे। उसी तरह से स्लेन है। तो स्लेन क्या है? स्लेन होता है कि किसी धारदार तलवार से मार देना। तो स्लेन का मतलब हो जाएगा किसी धारदार चीज से काट करके मार देना। तो स्लेन का भी अर्थ मारना होगा, लेकिन उस मारना किस तरह के मारना? किसी धारदार चीज से काट कर मारना, काट कर मारना।
तो उसको हम लोग कहते हैं स्लेन। अब स्लेन के जगह आप सफोकेट और सफोकेट के जगह मर्डर लिख दीजिएगा तो वह गलत हो जाएगा। अब जैसे एक और शब्द दिए हुए हैं आपको क्या, बुचर आउट। तो बुचर आउट का मतलब क्या, बोटी बोटी काट के मारना। सुनते होंगे कि बोटी बोटी काट करके उस फलाने को मार दिया गया। तो बोटी बोटी का ना मतलब हाथ को काट के अलग कर देना, पैर को काट के अलग कर देना, गर्दन को काट के अलग कर देना, तो ये बुचर आउट होगा। यानी बोटी बोटी टुकड़े कई हिस्से में बांट कर मारना, बोटी बोटी काट कर मार देना। तो सब में तो मारना ही है, यहां भी मारना है, यहां भी मारना है, यहां भी मारना है, यहां भी मारना है, यहां भी मारना। एक आ गया असैसिनेट, ये भी मारना है, लेकिन किसको मारना है? असैसिनेट का मतलब होता है कि छल या धोखे से, माने किसी को छल करके धोखे से किसी बड़े अधिकारी को मार डालना, उसको कहते हैं हम लोग असैसिनेट। वहां किल नहीं लिखेंगे, मर्डर नहीं लिखेंगे, वहां असैसिनेट लिखेंगे। यानी असैसिनेट का मतलब हो जाएगा छल या धोखे से किसी उच्च पदाधिकारी को मारना, उच्च अधिकारी को मार देना, तो उसको हम लोग कहेंगे असैसिनेट। जैसे कि कोई नेता है, कोई मंत्री है, उनको छल से धोखा से जो है कि मार देना। कोई ऊंचे पद पर कोई अधिकारी है, उनको छल से धोखा से मार देना। तो ये सब क्या है, मोस्टली क्लोज वर्ड्स है। सबका अर्थ मारना, मार देना होगा, लेकिन ये जानना होगा कि किस तरह के मारने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाएगा। तो क्लोज पैसेज में इस तरह के शब्दों पर आपको ध्यान देना होता है। उसमें कुछ सिचुएशनल वर्ड भी रहते हैं, उस पर भी आपको ध्यान देना है। अगर और सिचुएशन वर्ड आपको पैसेज के मीनिंग पर डिपेंड करता है कि उसको सिचुएशन पैसेज में क्या बतला रहा है, उस पर डिपेंड करता है। तो सिचुएशन पर आपको ध्यान देना होगा, उसके अनुसार मीनिंग देना होगा। फिर जो क्लोज वर्ड्स इस तरह के दिए हुए रहेंगे तो वहां भी ध्यान देना होगा कि आपको किस तरह का शब्द का प्रयोग करना है। मारना है तो किस तरह के लिए, मारने के लिए किस शब्द का प्रयोग करेंगे, उसके लिए उपयुक्त शब्द का प्रयोग करना होगा। एक हैंग का मतलब भी मारना होता है ना, हैंग, HANG, हैंग। हैंग का मतलब भी मारना होता है, लेकिन वो हैंग मतलब फांसी देकर मारना, फांसी पर लटका कर मारना। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हैंग का प्रयोग करते हैं, फांसी देकर मारना। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा कि हैंग का रूप जो होता है इस फांसी देकर मारना का दूसरा फॉर्म, वर्ब का दूसरा फॉर्म हैंग होता है और तीसरा फॉर्म भी हैंग होता है। यहाँ पर हंग दे के भी क्वेश्चन कभी कभी दे दिया जाता है, क्योंकि हैंग का दो हैंग का मतलब फांसी देकर मारना, उसका वर्ब का दूसरा रूप हैंग, तीसरा रूप हैंग। और एक हैंग का मीनिंग होता है लटकाना, जैसे कोई चीज कपड़ा हम लोग लटका देते हैं, उसको भी हैंग कहते हैं। तो उस हैंग का जो है कि जो V2 होता है, हैंग, हंग, हंग होता है, HUNG। तो ध्यान देना होगा, उस तरह के भी शब्द आपको दिए जाते हैं, तो इस सब चीज पर ध्यान देना होगा। तो हम लोग देखते हैं कि मोस्ट क्लोज वर्ड्स पर ध्यान देना होगा कि कहां पर किस अर्थ में कौन सा प्रयोग किया गया है। तो उन शब्दों के अर्थ पर ध्यान देना होगा, इससे आपको क्लोज पैसेज में काफी सहूलियत मिलेगी और कोई भी राइटिंग में आपका परफेक्शन भी आएगा अगर उपयुक्त शब्द का प्रयोग करेंगे, बोलने में, लिखने में इस तरह से। या क्लोज पैसेज जो आपको मिलेगा उसमें इस तरह के वर्ड आते हैं। जैसे एक और हम आपको छोटा सा दे देते हैं समानार्थक शब्द। जैसे मान लीजिए कि हम प्रूडेंट देते हैं, प्रूडेंट, या यूं कह लीजिए कि इंटेलिजेंट। तो इंटेलिजेंट, प्रूडेंट, क्लेवर, एस्टिट्यूट, क्लेवर भी इसी के, एस्टिट्यूट, फ्रॉड, ये सब इसके समानार्थक में आते हैं। तो प्रूडेंट का मतलब क्या हुआ? प्रूडेंट का मतलब होता है विवेकी, विवेक से जो काम ले। इंटेलिजेंट
तो इंटेलिजेंट तो जानते ही हैं सब लोग कि इसका मीनिंग होता है बुद्धिमान। क्लेवर है तो क्लेवर क्या कहेंगे? चालाक नहीं, क्लेवर को चालाक। एस्टिट्यूट इसका भी मतलब होता है चतुर, चालबाज, चतुर या चालबाज। फ्रॉड, फ्रॉड भी तो वही होता है, उसको हम लोग धूर्त भी कहते हैं। धूर्त नहीं, क्लेवर का भी मीनिंग धूर्त के मीनिंग में प्रयोग होता है, जो फ्रॉड के मीनिंग में होता है। तो देखते हैं कि ये सब कहां पर इस क्लेवर लिखेंगे, कहां पर फ्रॉड लिखेंगे। तो जहां निगेटिव सेंस रहेगा वहां पर फ्रॉड का प्रयोग होगा। और कहते हैं कि he is clever at mathematics, he is clever at mathematics। तो सही आप लिखेंगे he is fraud at mathematics तो सही होगा? नहीं, गलत हो जाएगा। he is intelligent enough to solve your question। अब वहां कहेंगे he is fraud enough, he is astute enough तो गलत होगा, वहां intelligent enough होगा। तो जैसे कि आपको शुरू में हम बोले थे कि रीडिंग हैबिट भी बहुत जरूरी है। रीडिंग हैबिट से होगा क्या कि वर्ड का परफेक्शन आएगा। पढ़ेंगे, देखेंगे कहां पर कैसे यूज हो रहा है, तो उससे वर्ड्स का परफेक्शन आएगा। और इस तरह से हम लोग आगे देखेंगे। अब जो है कि हम लोग ये जो अभी तक कर रहे थे क्या कि सिलेबस एक तरह से कि क्या क्या पढ़ना होता है, किस किस तरह से पूछे जाते हैं। द एस्पेक्ट्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड देयर एस्पेक्ट्स पर हम लोग अभी बात कर रहे हैं। ऐसे बातें तो बहुत चीजें करने की, लेकिन वो चीज वीडियो पर संभव नहीं है क्योंकि पढ़ाई भी जरूरी है। अब हम इन सब चीजों को पढ़ने के लिए टॉपिक वाइज शुरू करेंगे। तो आज का इतना ही हम लोग रहने दें वीडियो, और नए वीडियो हम लोग टॉपिक वाइज शुरू करेंगे। ग्रामर से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट चैप्टर हम लोग का आर्टिकल्स होगा, उससे हम लोग देखेंगे कि किस किस तरह से आर्टिकल से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए छात्रों, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल बिकॉज यू मे गेट द लेटेस्ट अपडेट्स ऑफ videos. Thank you.